रत्नाकराधौतपदां हिमालये किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम, वन्दे भारत मातरम। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाई प्रोफेसर डीपी मिश्र जी, डॉक्टर तंकमणि अम्मा जी, जिनको सुमन जी ने तीसरा वक्ता कहा, वे तीसरी वक्ता नहीं है, वे तो साहित्य की तीसरी आंख है। समाचार कर वो मुझसे गलती हो गई, तीसरा वक्त मैंने आप तो बड़े हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, बड़े महान व्यक्ति है ना, इसलिए साहित्य की तीसरी आंख है और तीसरी आंख से ही साहित्य को देखना संभव है। सुमन जी जो संचालन कर रही हैं, करुणा शंकर उपाध्याय जी जो मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी बंधु और भगिनी, आज के इस वेबिनार का विषय रखा गया है साहित्य की दशा और दिशा। वास्तव में यह विषय बहुत चल पड़ा है और बहुत दिनों से चल रहा है। यह पक्ष मैं इसलिए रख रहा हूं कि यह विषय बहुत गहरा फलितार्थ रखता है, इसलिए किसी भी पक्ष को आद्यंत समझने के लिए यह शीर्षक बहुत मुकम्मल है। जहां तक साहित्य का प्रश्न है और हिंदी साहित्य का प्रश्न है, उसके संदर्भ से भी यह विषय अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जब मैं साहित्य शब्द का और हिंदी साहित्य के साथ उसका प्रयोग करता हूं, तो एक बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि साहित्य शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भी मालवा के राजा भर्तृहरि जो बाद में राजपथ को छोड़ करके संन्यास्त हो गए, भर्तृहरि ने साहित्य संगीत कला विहीन, इसके पहले साहित्य शब्द का प्रयोग कहीं नहीं मिलता। वांग्मय, वाक, परंपरा आदि शब्द प्राप्त होते हैं इसके पहले। इसलिए मैं कहता हूं और लिखा भी है मैंने, एक भाषण मेरा भोपाल में हुआ था, उसमें भी मैंने इस बात को किया था जो कि प्रकाशित है। इसलिए साहित्य शब्द का प्रथम प्रयोक्ता भर्तृहरि है। और हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं उसके दशा और दिशा की, तो
न तो दशा खराब है और न ही दिशा खराब। केवल दृष्टि भेद के कारण से, मन भेद के कारण से, विचार भेद के कारण से और राष्ट्रबोध के भाव की अनुपस्थिति के कारण से आज साहित्य कुछ जिस दिशा में जाना था उससे विपथित हो चला है। हमारे 32 दांत होते हैं और उससे एक जिह्वा होती है। तो विभीषण से जब हनुमान जी ने हाल चाल पूछा, दशा और दिशा पूछी उनकी, तो कहा कि जिम दसनन मह जीव बेचारी। कहा कि दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है वैसे ही मैं हूं। हिंदी के साथ भी वही स्थिति है। मगर आप जानते हैं कि जिह्वा का कितना महत्व है। यदि जिह्वा न हो तो क्या हम अपनी विचारों के अभिव्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पूरी वाक परंपरा का सम्मान करने में आज हिंदी सक्षम है। तो मैंने जो 32 संख्या का उल्लेख किया, तो आज हिंदी के सामने 32 चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां ही इसकी दशा और दिशा की साक्षी है। सबसे पहली चुनौती है साहित्य के अपने अस्तित्व की चुनौती। दूसरी चुनौती है साहित्य में राजनीतिक घुसपैठ की चुनौती। अब सब विषयों को मैं पहले 32 चुनौतियां गिना देता हूं, फिर एक एक चुनौती को लूंगा। और एक मुझे मालूम है कि इस 32 चुनौती पर क्या एक चुनौती पर भी विचार करने के लिए समय कम। तीसरी चुनौती है विपथगामियों की चुनौती। चौथी चुनौती है साहित्य में आस्था के बने रहने की चुनौती। और अगली चुनौती है साहित्य में मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन की चुनौती। फिर विषमता और कुरीतियों की चुनौती। उसके बाद सामाजिक समरसता की चुनौती। साहित्य में स्वयं को खोजने की चुनौती। साहित्य में मैं से हम होने की चुनौती। साहित्य में लोक की और स्वीकृति की चुनौती। साहित्य में स्तरीयता की चुनौती। साहित्य में विश्वास वृत्ति की चुनौती और साहित्य में उठ रहे आस्थावादी अनास्थावादी, साहित्य में उठ रहे
अनास्थावादी स्वर को कुचलने और तज्जन्य साहित्य के प्रचार प्रसार को रोकने की चुनौती, वाद मुक्त साहित्य की चुनौती, साहित्य में संवादात्मकता को पुनर्स्थापित करने की चुनौती, विघटनवादी साहित्य लेखन के प्रतिरोध की चुनौती, साहित्य को साहित्य ही रहने देने की चुनौती, साहित्य से लुप्त होती जा रही मानवता को पुनः स्थापित करने की चुनौती, साहित्य में कुटुंब भाव के पुनर्स्थापन की चुनौती, साहित्य में अपने समकाल को सहेजने की चुनौती, साहित्य में बलात् स्थापित किए जा रहे स्त्रैण भाव से मुक्त की चुनौती, साहित्य में मंगल भाव को प्रतिष्ठित करने की चुनौती, प्रेरक भारतीय साहित्य के पुनर्पाठ की चुनौती, साहित्य में जनक भाव और सबरी भाव को पुनः स्थापित करने की चुनौती, साहित्य में यांत्रिकता की चुनौती, साहित्य में सहभाव की चुनौती, साहित्य में निरंतर हो रही समन्वय की चुनौती, साहित्य का अन्य भाषाओं के साहित्य एवं संस्कृति से सामंजस्य की चुनौती, साहित्य को व्यावसायिक बाजारीकरण से असंपृक्त रहने की चुनौती। ये 32 चुनौतियां हैं और यदि हम इनसे साहित्य को, हिंदी को बचा पाए तो हिंदी का बड़ा लाभ होगा, राष्ट्र को लाभ होगा, देश को लाभ होगा, हिंदी से जुड़े लोगों को लाभ होगा और आप सभी किसी न किसी रूप में हिंदी को यह लाभ दिलाने में लगे हुए हैं। आज साहित्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए है। आज की यांत्रिकता, भौतिकता और शीघ्रता में विकास पर पहुंच जाने की ललक साहित्य को के कद को छोटा करती जा रही है। हमारे साहित्य में पहले अपने समय और समाज का उजास होता था, जीवन का स्पंदन होता था, मनुष्य की उपस्थिति रहती थी। आज वह सब लुप्त प्राय देखने को नहीं मिलता। देखने का समय अब किसी के पास दिखाई नहीं पड़ता। पहले स्वाध्याय हमारे जीवनचर्या का विषय था, वह भी इस आदर्श सूत्र के आधार पर जो हमारा वैदिक वाक्य है कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय मां प्रमद, अर्थात सत्य बोलो, धर्म पर चलो और स्वाध्याय में आलस्य मत करो। यहाँ स्वाध्याय का अर्थ मात्र अध्ययन से ही नहीं, अपितु अपने मूल सांस्कृतिक भाव में बने रहने से और इसी से वह दीप्ति और उष्मा प्राप्त कर समाज में गौरवशाली स्थान प्राप्त करता था। वह समाज के केंद्र में होता था।
सत्ता के केंद्र में होता था, साहित्य संस्कृत के केंद्र में होता था, और इसीलिए वह धर्म चेतस और संस्कृत पुरुष के रूप में जाना जाता था। यह सब कहाँ गया? ऐसा ही रहा तो साहित्य का नाम लेने वाले भी नहीं बच पाएंगे। अनेक बड़े प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अधिकांश पदाधिकारी और राजनीतिक अपने प्रभाव के कारण साहित्य में घुसपैठ करके श्रेष्ठ और वरिष्ठ साहित्यकारों की उपेक्षा करके स्वयंभू साहित्यकार बन बैठे। साहित्य का एक शास्त्र सम्मत अनुशासन है, उसकी अपनी सैद्धांतिक पीठिका है, उसका अपना शास्त्र और काव्यशास्त्र है। इसके जाने बिना, पढ़े बिना, समझे बिना स्वयंभू रचनाकार बन बैठे सत्ताधीशों से साहित्य को मुक्त दिलानी होगी। साहित्य की एक बहुत बड़ी चुनौती विपथगामियों की है। आप हमारे कुछ शब्दों को लक्षणा के सहारे समझिएगा। इन विपथगामियों को मैंने कहीं कहीं कुछ सवाल आ रहे हैं सर, कुछ सवाल आ बाद रहे में हैं। आए, सवाल बाद में आए, जी जी, बीच में सवाल, ठीक है, बोलिए। सवाल बाद में आएंगे कि अभी आएंगे तो फिर धारा रुक जाएगी तो कैसे होगा? सरस्वती एक बार बिंदु है, मुख्य जो विषय है जिसको लेकर के हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं, हिंदी की दशा और दिशा, इस विषय पे हम लोग बात। राजभाषा का दर्जा दे दिए, राजभाषा का दर्जा मिल गया, लेकिन संपूर्ण रूप से क्या उसे हम अपना पाए हैं? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है राष्ट्रभाषा का, कि हिंदी को आज तक हम लोगों ने राष्ट्रभाषा घोषित करने में सक्षम नहीं रहे या नहीं किया। ये दो एक दूसरे से जुड़े हुए सवाल हैं, जिस पर हमें, माने हिंदी की जो वस्तु स्थिति है उसकी बात मैं कह रहा हूं, जिससे हर व्यक्ति जुड़ता है, गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, सरकारी हो, कार्यालय हो, सब जगह ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हिंदी खड़ी कहाँ है। अभी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई। नई शिक्षा नीति में इस बात को प्रोत्साहित किया गया, और ये बहुत ही अच्छा कदम था, खास करके हिंदी को लेकर के और सारी भारतीय भाषाओं को लेकर के, कि भारतीय भाषाओं को प्रश्रय दिया गया, और उस भाषा के अंतर्गत भारत के जितनी भी भाषाएं हैं उन सबको समुचित रूप से विकसित होने का सम्मान और समान रूप से मौका मिलेगा। हम विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हर जगह हिंदी को पढ़ाने के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि हम खास करके भाषा को जब कभी हम देखते हैं तो इस रूप में देखते हैं कि भाषा एक शब्दों का समूह है, लेकिन भाषा किसी भी राष्ट्र के लिए व्यक्ति के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ भावात्मक संबंध होता है भाषा के साथ। और उस भाषा को हम किस रूप में, हाँ, वो करुणा शंकर जी जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, किस रूप में देखते हैं या किस रूप में उसे हम अपनाते हैं,
यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में अनेकानेक भाषाएं बोली जाती हैं हिंदी के अलावा। खास करके भाषा को हम संवाद के रूप में सिर्फ स्वीकार नहीं कर सकते। भाषा को हमें संस्कृति के रूप में, अभिलेख के रूप में और इतिहास के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। आज की तारीख में किसी भी विषय का ज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, कोई भी विषय हो, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति लैंग्वेज भाषा में ही होती है। चाहे कोई भी, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी हो, मैथिली हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, कर्नाटक, ये आपको तेलुगु हो, वहां की भाषा में लिखा हुआ जो हम साहित्य को देखते हैं तो उसे ज्यादा हम गहराई तक विशेष रूप से समझ पाते हैं। उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है और इसे स्वीकार भी किया जाता है। और हिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी बोली जाती है, जिसमें अम्मा हमारी मलयालम से है, विशेषकर वहां की स्थिति पर वो बताएंगे कि हिंदी की क्या वहां स्थिति है। मराठी प्रदेश से करुणा शंकर जी है, अगर नेटवर्क सही रहा, जुड़ गए तो उनसे मैं आशा करता हूं कि वो भी इस विषय पर जरूर बताएंगे। साहित्य के दृष्टि से साहित्य तो हर भाषा में लिखी जाती है। जब रामचंद्र शुक्ल इतिहास लिख रहे थे तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या सर यही थी कि किस ग्रंथ को शामिल करें और किसको नहीं करें। हिंदी का तो उस समय कोई अस्तित्व ही नहीं था, लोक भाषा का अस्तित्व था और फुटकल कुल रचनाएं खड़ी बोली की पाई जाती थी। राष्ट्र काव्य परंपरा लिया उन्होंने, विद्यापति की मैथिली ली उन्होंने, तो हिंदी तो मौलिक भाषा है ही नहीं, हिंदी एक खिचड़ी भाषा है। सारी भाषाओं का समन्वित स्वरूप हिंदी में है, जिसमें हर भाषा के शब्द आपको मिल जाएंगे। ये समय की भी उत्पत्ति है। हिंदुस्तानी भाषा की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी, हिंदी हिंदवी हिंदुस्तानी की जब बात कही थी उन्होंने, क्योंकि हम पूरा राष्ट्र, पूरा देश टुकड़ों में बटा हुआ था, जातीय विभेदीकरण में था, नस्लीय विभेदीकरण में था, क्षेत्रीयता विभेदीकरण में था। तो सवाल एक खड़ा होता था कि पूरे राष्ट्र को क्या, कौन ऐसी ताकत है जो कि बांध सकती है। तो उसके लिए हिंदी की आवश्यकता महसूस की गई और इसमें सबसे ज्यादा योगदान हिंदी भाषी प्रदेश के साहित्यकारों ने दिया। उन्होंने हिंदी में रचनाएं निकालनी शुरू की, उन्होंने हिंदी में पत्र पत्रिकाएं निकालना शुरू की कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस हो, एक संचेतना का भाव आए, जिसके तहत लोग हिंदी के साथ जुड़े और एक भावात्मक स्तर पे अपनी बात को जनता तक हम पहुंचा सके। यह एक समय की मांग थी। धीरे धीरे खड़ी बोली का विकास हुआ। खड़ी बोली के विकास आधुनिक काल में खास करके भारतीय हिंदू युग के आसपास से माना जाता है। विभिन्न प्रकार की विधाएं इसकी लिखी गई, पहले भी लिखी जाती थी और साहित्यकारों ने इस पे बहुत सारे, प्रथम कहानी कौन मानी जाए, गद्य की कहां से शुरुआत हुई, इस पर अनेकानेक ग्रंथ लिखे गए। लेकिन जो मूल समस्या है, मूल प्रश्न है आज हम लोगों के सामने, उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हिंदी की बात करना किसी भी अन्य भारतीय भाषा के साथ विरोध नहीं है। समस्या क्यों हो रही है? पिछले वर्ष हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी को लागू करना चाहिए, कंपल्सरी बनाना चाहिए, बहुत जगह से समस्याएं खड़ी हुई। तो इस बात को हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है, आम जनता को समझने की जरूरत है कि हिंदी से किसी भाषा का विरोध नहीं है,
वो उसके साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। विश्व की कोई भी भाषा हो ज्ञान के प्रसारण और ज्ञानार्जन का माध्यम है। मूल रूप से मलयालम साहित्य में लिखे गए जो ज्ञान है उससे हिंदी भी फायदा उठाता है, अंग्रेजी भी उठाता है, फ्रेंच भी उठाता है, मराठी भी उठाता है, हर व्यक्ति उठाते हैं, क्योंकि उस मूल भाषा में जो लिखी गई बातें हैं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, प्रथम दृष्टया ज्ञान का स्रोत है। इसलिए सभी भाषाओं को फलीभूत विकसित होने का सम्मान के साथ पूर्ण अधिकार है। समस्या वहां होती है जहां पर हिंदी को हम स्पर्धा का विषय मान लेते हैं। लेकिन हिंदी है क्या? हिंदी एक बहुत बड़ी छतरी है। और हिंदी ठीक उसी तरह से है जैसे किसी घर में नई दुल्हन शादी करके आती है, बहू बनकर आती है और सब कुछ आते हुए चलती है। हमारे यहाँ पहले से अंग्रेजी सास बन के बैठी हुई थी। हिंदी को बहुत धीरे धीरे कदम फैलाना पड़ा, लेकिन आज तक हिंदी सास नहीं बन पाई। हिंदी का पूर्ण विकास नहीं हो पाया, हिंदी को पूर्ण सम्मान नहीं मिल पाया। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसे हमें देखने की, सोचने की और समझने की जरूरत है। हिंदी के इतिहास को उठाएं तो हिंदी में साहित्य लिखे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे साहित्य लिखे जा रहे हैं। सामाजिक दौर के विभिन्न प्रकार की जो समस्या है उन पर साहित्य लिखे जा रहे हैं। लेकिन ब्रजभाषा में जो साहित्य लिखे गए, अवधी में जो साहित्य लिखे गए, मैथिली में जो साहित्य लिखे गए, क्या उन्हें हम हिंदी के अस्तित्व के साथ जोड़ सकते हैं? समस्या यहां है। यदि हिंदी के अस्तित्व के साथ जोड़ेंगे तो स्वतंत्र भाषा के रूप में उस भाषा को कहां अस्तित्व मिलेगा? और यह समस्या हिंदी प्रदेश में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में पाई जाती है। त्रिभाषा फॉर्मूला को हम लोगों ने आज तक लागू नहीं कर पाया। सरकार नियम बनाती है, नीति बनाती है, नियमन करती है, लेकिन लागू करने के लिए जनता को करना पड़ता है। हर व्यक्ति के मन में एक संवेदना होती है, एक सम्मान होता है, तब जाकर के उसके प्रति हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र का विकास वहां की भाषा पर निर्भर करती है। चीनी, जापानी, टोक्यो, जितने भी विदेशी भाषाएं हैं और वहां एक भाषा के रूप में उनको स्वीकार किया गया है, वो विकास कितनी कर रही है? आत्मनिर्भर है, आत्मचिंतन है, भाषा के प्रति सम्मान है। हालांकि वहां पर ही बहुत सारी छोटी भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी उपभाषाएं हैं, उपबोलियां भी हैं, लेकिन उनके साथ कभी भी उनको द्वंद्व का सामना नहीं करना पड़ता। एक सहयोगी की तरह लेकर के उसको आगे बढ़ना पड़ता है। हम बेशक मलयालम हमारे यहाँ है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तो उससे हम सीखते हैं और सबों के सहयोग से, सबों के मेहनत से हिंदी को खड़ा किया गया है। इसलिए यह पूरे प्रदेश की भाषा है। इसमें देशज शब्द भी हैं, विदेशज भी हैं, तत्सम भी है, तद्भव भी है। एक तो भाषाई स्तर पर यह सबसे बड़ी समस्या है।
मिश्रा दूसरी सर दूसरी जो इसके साथ समस्या जो आ रही है, वो समस्या मिश्रा आ रही है आपको ज्ञान के क्षेत्र में। सुनिए सुनिए, जी मैडम कुछ कर रही हैं। मिश्रा सर कह रहे थे थोड़ा सा अपने विचार को, ताकि हम हाँ मैम बस को भी सुन पाए। जी। दूसरी जो समस्या है भाषा को लेकर के, वो समस्या ज्ञान के क्षेत्र में है। प्रबंधन के क्षेत्र में जाइए, न्यायपालिका के क्षेत्र में जाइए, विज्ञान के क्षेत्र में जाइए, आप अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जाइए, आप हिंदी में नहीं मिलेगा। क्यों? बाकी भाषाओं में, बाकी जगह आप चले जाइए मिलेंगे, विदेशों में जाइए मिलेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में, विद्यालय में नए नए शोध, नए नए क्षेत्रों में लोगों को प्रश्रय देना पड़ेगा। हिंदी के प्रति सम्मान और अधिकार दोनों का भाव रखना पड़ेगा, तब जाकर के हिंदी का विकास पूर्ण रूपेण संपूर्णता से संभव है। क्योंकि इसके साथ हमारी राष्ट्रीयता के साथ साथ एक सांस्कृतिक चेतना भी जुड़ी हुई है, और सांस्कृतिक चेतना किसी भी राष्ट्र को एक नया आयाम, एक नवाचार और सृजनशीलता की एक नई दृष्टि प्रदान करती है। टी.एस. इलियट ने कहा था कि हम परंपरा का ज्ञान के बगैर किसी भी साहित्य की रचना नहीं कर सकते जिसमें विश्वव्यापी और विश्व दृष्टि हो। तो इस भाषा के द्वारा ही हो सकता है ना। इसकी एक बात और मैं खत्म करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमें इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान संदर्भ में सोशल मीडिया पे जाइए, हिंदी का वर्चस्व कायम है। एआई में जाइए, हिंदी के लिए बहुत सारे एवेन्यूज खुले हुए हैं। सोशल मीडिया में खास करके आप कंप्यूटर पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, और कंप्यूटर पे बात करने के सिवा अगर आप टाइपिंग में जाइए, वो भी वहाँ उपलब्ध है। साथ में भारतीय भाषाएं भी है। कारण क्या है? क्योंकि भारतीय भाषाओं में बहुत बड़ा बाजार है विश्व का, और विश्व का बाजार होने के कारण ही भाषाओं का विकास वैश्विक स्तर पे संभव है, सम्मान के साथ और समान भाव से, क्योंकि हमें उसके अस्तित्व और उसकी अस्मिता को समझना पड़ेगा। इसलिए हिंदी का भविष्य केवल सरकार तय नहीं कर सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं को बदलना पड़ेगा। हम स्वयं बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो शिक्षा बदलेगी, शिक्षा बदलेगा तो विश्वविद्यालय बदलेगा, और ये जब सब बदलेंगे तो हिंदी व्यापक रूप से सर्वव्यापी होगी। इन चुनौतियों के बाद ही हिंदी को हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में पूर्णतया स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि हमारे दो वरिष्ठों ने मुझे सेकेंड राउंड में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उसके जवाब भी दिया जाएगा। अब मैं अपनी अम्मा जी से आग्रह करता हूं कि आप अपना वक्तव्य रखें। अम्मा जी। सबको नमस्कार। आज के इस वेबिनार में अध्यक्ष के पद पर विराजमान प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल जी, आदरणीय प्रोफेसर डीपी मिश्रा जी, आदरणीय प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी,
प्रिय संचालिका सुमन कुमारी जी, सबको पुनः प्रणाम। जैसे कि आज के इस वेबिनार का विषय जो है बहुत ही बढ़िया है, महत्वपूर्ण विषय है, हिंदी की दशा और दिशा। हिंदी की दशा और दिशा कहने पर इसके दोनों पहलू आ सकते हैं। हिंदी भाषा के पहलू पर डीपी मिश्रा जी बोले और उसके साहित्य पक्ष को लेकर यहाँ अपने विचार प्रस्तुत किए प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल जी ने। पहले उन्होंने जैसे कि साहित्य किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा जैसे कि हमारी हिंदी साहित्य की दशा पहले कैसी थी और आज उसकी दशा क्या है, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया कि 32 चुनौतियों को हमारे सामने रख लिया है। तो साहित्य किस अर्थ में साहित्य होना चाहिए? हितेन सहम सहितम सहितस्य भावः साहित्यम। यदि सहित होने का भाव ही साहित्य है तो साहित्य को उसके अर्थ को निभाना ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा मानवीयता उसका प्रमुख गुण होना चाहिए। आज जैसे कि हमें देखना चाहिए कि साहित्य की जो प्रगति हुई है, विशेषकर हिंदी साहित्य की या भारतीय भाषाओं की साहित्य की, मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी के साथ जुड़ने वाली भाषाएं हैं सारी भारतीय भाषाएं। हमारी सारी जितनी ही भारतीय भाषाएं हैं सब बहनें हैं, सारी भारतीय भाषाएं भगिनियां हैं। तो हिंदी को एक पद मिला है, राजभाषा का पद या राष्ट्रभाषा का पद या संपर्क भाषा का पद, ये तो ठीक ही है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे विविध भाषाएं बोलने वाले भारत जैसे देश में हम सबको जोड़ने के लिए, हमारी संस्कृति को एक करने के लिए एक भाषा की जरूरत है। तो हमारे महानों ने कहा, महात्मा गांधी जैसे हमारे बड़े बड़े नेताओं ने ही कहा कि भारत जैसे एक देश में हम सबको जोड़ने की शक्ति, हमारी सारी भारतीय भाषाओं को जोड़ने की शक्ति किसी एक भाषा में है तो वह हिंदी भाषा में ही है। हाँ, हमारी सारी भारतीय भाषाएं समर्थ है। जैसे कि यहाँ कहा गया केरल के बारे में और मलयालम भाषा के बारे में। केरल एक छोटा सा देश है, छोटा सा प्रांत है, छोटा सा राज्य है, लेकिन उसका साहित्य बहुत ही समर्थ है। उसके साहित्य को हिंदी भाषी लोग कैसे जानेंगे? हिंदी भाषी लोग क्या मलयालम सीखकर उसे जानेंगे? यहाँ करुणाशंकर उपाध्याय जी हैं जिनकी मातृभाषा मराठी है। मराठी में कितना महान साहित्य है। हम उस महान साहित्य को हम लोग कैसे जानते हैं? या तो अंग्रेजी के माध्यम से या हिंदी के माध्यम से। दो ही हमारे लिए माध्यम है, दो ही हमारी केंद्रीय भाषाएं। एक तो हम अंग्रेजी में उसका अनुवाद करते हैं तो विश्व भर में उसका प्रचलन हो जाता है। और इसी प्रकार ज्ञानेश्वरी जैसी कृतियां इसी प्रकार विश्व में प्रतिष्ठित हो चुकी हैं उसके अंग्रेजी अनुवाद के कारण। लेकिन भारतीय परिस्थिति में भारतीय संस्कृति के अनुकूल भाषा हिंदी ही है। यदि मलयालम की कोई एक कृति हिंदी में अनुदित होकर आएगी तो सारे हिंदी पाठक उसका स्वागत करेंगे। उसी प्रकार की स्थिति मेरे कहने का यही मतलब है कि भारत में यद्यपि कई भाषाएं बोली जाती हैं, कई भाषाएं प्रतिष्ठित हैं, तो भी इन सब को जोड़कर रखने की शक्ति एक ही भाषा में है, वह हिंदी भाषा में ही है। ये तो निश्चित है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि भाषा के बारे में देखें तो हम जबकि भारतीय भाषाओं को देखें, दक्षिण भारतीय भाषाओं को देखिए, हमारे लिए संस्कृत भाषा एक नींव के रूप में, एक बेसिक भाषा के रूप में हम सबके भारतवर्ष में विराजमान है संस्कृत भाषा। जैसे हमारे मलयालम को दक्षिण भारतीय भाषाओं के लीजिए, उसी को ही आप ये तो अहिंदी भाषी कहते हैं। हमने उसका विरोध किया तो हिंदीदर भाषी हो गया, हिंदीदर भाषी कहने लगे, अहिंदी भाषी नहीं, क्योंकि हमारी हिंदी अहिंदी नहीं है। आप तो चाहे तो हिंदीदर भाषी कहे तो ठीक है, क्योंकि हमारी और एक भाषा भी है, इसलिए हिंदीदर भाषी ही आजकल वही प्रयुक्त शब्द है। उसमें हम देखेंगे सारे, चाहे मलयालम हो, कन्नड़ हो,
तमिल हो या तेलुगु हो, इन चारों मुख्य भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत मात्रा में विराजमान है, बहुत मात्रा में संस्कृत के शब्द हैं। इसलिए मैं भी यदि आप देखिए, मैं मलयालम रुक रुक कर बोलूं तो आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि मैं एक वाक्य बोलूं तो उसके अभी 80% शब्द संस्कृत के ही है। जैसे हम जहां कहीं भी जाएं, अध्यक्ष शब्द सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, नदी, पर्वत सब हमारी सारी भाषाओं में है। इसलिए भाषाओं के बीच ये विरोध शब्द बनाता है मनुष्य। इसीलिए एक चुनौती के रूप में हमारे आदरणीय त्रिभुवननाथ शुक्ल जी ने कहा कि साहित्यकार को सजग रहना चाहिए, साहित्यकार को तो इस प्रकार के मानवीय चेतना के साहित्य की सृष्टि करनी चाहिए। जैसे कि तुलसीदास ने कहा है, कीर्ति बनित भूति बल सोई, सुरसरि सम सब कहीं हित होई। वही कविता है, वही साहित्य है। सूर्य सरिता के समान, गंगा के समान, सूर्य सरि सम सब कहाँ हित होई। सबके लिए हितकारी साहित्य की ही हितकारी जो साहित्य, जो कुछ लिखा जाता है वही साहित्य है। तब तो हम यही कह सकते हैं कि जैसे कि आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि कई सवाल आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के वेबिनारों में चर्चाओं को ही प्रमुख स्थान देना चाहिए। चर्चा आए, सवाल आए, हम उसका जवाब दें, तभी कुछ स्पष्टता आ जाएगी। इस कारण मैं इतना कहकर ये बताना चाहूंगी कि हिंदी की दशा दिशा कहने पर हिंदी भाषा की दशा दिशा पर भी हमें विचार करना चाहिए। इस प्रकार एक जनपदीय भाषा भारत की संपर्क भाषा बन गई, भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई। और जैसे कि हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा नामक शब्द लगा ही नहीं है। हमारे संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन राष्ट्रभाषा पद का प्रयोग नहीं हुआ है। वो संविधान के अनुसार सारे प्रांतों की भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, सारे प्रांतों की भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है, और हिंदी संघ की राजभाषा है, प्रशासन के लिए प्रयुक्त भाषा है। आज हम चाहते हैं विश्व भाषा के रूप में हिंदी आ जाए, यूएन की भाषा के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में हिंदी आ जाए। हम सबकी चाह है, क्योंकि हमसे भी अधिक चाह के साथ, प्यार के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ विदेशी लोग हिंदी को प्यार की दृष्टि से देखते हैं। हिंदी के प्रति उनका सम्मान देखिए, उनका आदर देखिए, हमें आश्चर्य हो जाएगा। हमसे ज्यादा, हम भारतवासी हैं, हमें हमारी भाषा के प्रति, अपनी भाषा के प्रति जितना आदर सम्मान है, उससे ज्यादा आदर सम्मान विदेशियों के मन में है। कारण ये है कि हमारे भारत से ही जो लोग, भारतीय मूल के लोग जहां हैं, सूरीनाम में हैं, मॉरिशस में हैं, फिजी में हैं, दूसरे कितने ही प्रदेशों में हैं, उनके मन में भारतीय संस्कृति को जगाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। भारतीय भाषाएं जगती हैं। मतलब है कि ये तो भाषा, साहित्य, संस्कृति, इन तीनों का बड़ा सरोकार है, बड़ा संबंध है। भाषा तो हमारे पास भारतीय भाषाएं समर्थ हैं, और भारतीय भाषाओं का साहित्य भी समर्थ है। उसको नई दिशा की ओर, उसे समर्थ दिशा की ओर, उसे मानवीयता की दिशा की ओर, जैसे कि साहित्य भी मनुष्यता के लिए गुण करने वाला हो, मनुष्य के लिए प्रयोजन होने वाला साहित्य हो जाए। जिससे आजकल जो युद्ध हो रहा है ना, उसका कारण क्या है? तो मनुष्य हमारी सत्य, अहिंसा आदि को नहीं मानते हैं। यदि हमारे लोग सत्य, अहिंसा आदि को माने तो कभी युद्ध नहीं होगा। तब तो यही कारण है कि एक चुनौती के रूप में हमें कहना चाहिए कि जैसे कि हमारे भारतीय मानवीय मूल्य हैं, हमारे मानवीय जीवन मूल्य हैं, सत्य, प्रेम, अहिंसा आदि को हम जड़ से जगत तक पकड़े रहें और साहित्य में उनको ही प्रश्रय दें। हमारी भाषा भी तद अनुकूल हो जाए, भाषा के अनुकूल साहित्य भी हो जाए, तब तो हिंदी वैश्विक भाषा के, विश्व भाषा के पद पर शोभित हो जाएगी। और हमारा साहित्य भी, भारतीय भाषाओं का साहित्य, विशेषकर हिंदी भाषा का साहित्य भी उज्जवल होगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि
ये तो हमारी जो आज की जो दशा है, और हम नई दिशा की ओर आ जाएंगे, क्योंकि आजकल की नई पीढ़ी सूचना प्रौद्योगिकी से अभिभूत पीढ़ी है। सूचना प्रौद्योगिकी का कितना विकास हो गया है। भाषा, साहित्य, संस्कृति तीनों में सूचना प्रौद्योगिकी के का प्रवेश हो चुका है। लेकिन हमें क्या चाहिए? औचित्य नामक एक बात है। औचित्य के साथ, विवेक के साथ सूचना का, चाहे कंप्यूटर हो या AI हो, जिसे आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम मेधा कहते हैं। मलयालम में उसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, तो निर्मित बुद्धि कहते हैं मलयालम में। और चाहे AI हो या कुछ भी हो, मनुष्य की भलाई के लिए हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी अध्यक्ष प्रोफेसर शुक्ल जी। जी, अभी उपाध्याय जी को बोलना है ना? हाँ, उपाध्याय जी को बोलना है। करा दें, सुमन परिचय करा दें उनका। जी सुमन कुमारी जी करें। जी जी जी, परिचय दें उपाध्याय जी का। सर इसका क्षमा चाहती हूँ, बहुत देर के बाद अंतिम समय, मतलब अब तो हमारा कार्यक्रम समापन के कगार पे है और मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से आप शुरू में नहीं जुड़ पाए, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर आप वर्तमान में मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं। आपको 2026 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया गया है। पाश्चात्य काव्य चिंतन और विश्व संदर्भ में हिंदी विषय के आप प्रकांड विद्वान हैं। आपने लगभग 35 पुस्तकों का लेखन कार्य किया है तथा आपको उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान के साथ साथ कई राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आपका प्रखर चिंतन आज के विषय को एक नया आयाम देगा। सर प्लीज आगे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूं कि मैं अपने लैपटॉप और मोबाइल से नहीं जुड़ पाया। उसमें पता नहीं क्यों ब्लॉक्ड दिखा रहा है। अभी पत्नी के मोबाइल से जुड़ा हूं, तो इस कारण संभव हो पा रहा है। जी मैं रामायणम फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर DP मिश्र जी, इस कार्यक्रम में जिस विद्वान को आप लोगों ने सुना, ऐसे हमारे अत्यंत आदरणीय और वरिष्ठ प्रोफेसर त्रिभुवन शुक्ल जी, हमारी बड़ी ही आदरणीय, जिनके कारण हिंदी जगत जो है दक्षिण भारत में और विश्व में अपने को गौरवान्वित करता है, ऐसे तंकमणि अम्मा जी एवं मित्रों। चूंकि समय निकल चुका है तो मैं यथासंभव संक्षेप में कुछ बातें बताना चाहूंगा। चूंकि साहित्य की बात लगभग हो गई है, तो मैं भाषा को लेकर के ही थोड़ी सी बातें कहना चाहूंगा। जैसे एक दो जो सूचनाएं गलत चलती हैं, प्रोफेसर शुक्ल जी जानते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति लोगों ने सिंधी और सप्त सिंधु और जिसे कहें कि पर्शियन प्रभाव या फारसी प्रभाव के अंतर्गत जो बताया है, वह सूचना पूरी तरह से गलत है। वैदिक भाषा में ही ऋग्वेद के समय ही आदरणीय शुक्ल जी जानते हैं जी कि सरितो हरितो भवंती, सा का हा उच्चारण हो जाता था। सरस्वती को हरस्वती कहा गया है। हिंद, हिंदकुश, हिंदी, ये तीनों शब्द जो हैं ऋग्वैदिक काल से ही चले आ रहे। निघंटु में भी इसकी चर्चा है।
कल्प द्रुम में भी इसकी चर्चा है, शब्द कल्प द्रुम में भी। तो मैं ये कहता हूं कि ये सारे हमारे परंपरागत शब्द हैं, वैदिक संस्कृत से फारसी में गया है, फारसी से भारतीय भाषाओं में नहीं आया है। तो हिंदी, हिंदुकुश, हिंदी, हिंदू, ये सारे शब्द जो है हमारे अपने हैं। इनका बाह्य प्रभाव जो माना जाता है वह सही नहीं है। बृहस्पति संहिता में मिलता है हीनम नाश्यत इति हिंदू, जो हिंता बोध को नष्ट करता है वही हिंदू है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आज जो हिंदी की दशा है, थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं वैश्विक स्तर पर। इस समय विश्व में 3 भाषाओं के जो दावेदार हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा उनकी भाषा बोली और समझी जाती है। अंग्रेजी वाले कहते हैं कि हमारी समझी जाती है। तो उनका जो आधार है वह मैं बताता हूँ। एक प्रोफेसर हमको मिले थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और उन्होंने एक विश्वविद्यालय में व्याख्यान के दौरान कहा कि भारत में 52 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई कि यह आंकड़ा आपने कहाँ से जुटाया है? क्योंकि भारत में जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार 2,60,000 लोगों ने ही अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा माना है। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मान लिया है कि भारत में जितने लोग हाई स्कूल पास हैं, 10वीं पास हैं, वह सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो अंग्रेजी वालों के आंकड़े का आधार यह है। उसके बाद चीन पर आ जाते हैं। चीन वाले भी दावा करते हैं कि चीन की भाषा जो मैंडरीन है वह सबसे ज्यादा बोली जाती है, जबकि चीन में केवल मैंडरीन नहीं है, बल्कि चीन में 56 बड़ी भाषाएं हैं। उसमें तिब्बती है, यू है, उइगिर है, मंगोलियन है, कोरियन है, वहां पर कैंटनी भी है, पुर्तगाली भी है और अंग्रेजी भी है। तो चीन में जो 56 बड़ी भाषाएं हैं, उसको अगर आप अलग कर दें, जैसे भारतीय भाषाओं में सारी भाषाओं को स्वायत्त दर्जा मिला हुआ है, तो चीन की भाषा मैंडरीन भी नहीं रह जाती, क्योंकि चीन टूमी करके वहां की विद्वान रही। उन्होंने सिन्हुआ एजेंसी के माध्यम से एक बार कहा था कि चीन में केवल 62% लोग ही मैंडरीन बोल पाते हैं, बाकी लोग नहीं बोल पाते हैं। जबकि आप हिंदी पर आइए, मतलब तीनों भाषाओं के आंकड़ों का आधार क्या है वो मैं कह रहा हूँ। हिंदी में जैसे हम लोगों का मानना है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि आज जो हिंदी भाषी प्रांतों की ही जनसंख्या है वह 75 करोड़ से ज्यादा है। अगर उसमें नेपाल और पड़ोसी देशों कुछ दूसरे प्रांतों के लोगों को भी मिलाया जाए, इस धरती पर इस समय 75 से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, और 50 करोड़ लोग ऐसे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जैसे मराठी मेरी पहली भाषा तो दूसरी जो है हिंदी है, पहली गुजराती तो दूसरी हिंदी है, पहली मान लीजिए तेलुगु है तो दूसरी हिंदी है, पहली पंजाबी है दूसरी हिंदी है। यही म्यांमार और थाईलैंड और बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भी लागू होती है, नेपाल की भी पूरी जनसंख्या पर लागू होती है। तो अगर ऐसे लोगों का आंकड़ा निकाले तो उनकी संख्या जो है 50 करोड़ होती है, और पूरे विश्व में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी का प्रयोग चौथी, पांचवी अथवा विदेशी भाषा के रूप में करते हैं। उसमें खाड़ी देश है, यूरोपीय देश है, और अपने अमेरिका है, रूसी कुल के जो पुराने राष्ट्र हैं जो वहां से अलग हुए हैं वह सब आते हैं। इनकी संख्या भी 25 करोड़ के आसपास आती है। तो अगर आप सारे लोगों को मिला दे तो पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा संख्या बल है वह हिंदी के पास ही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम रहता है कि इंग्लैंड और अमेरिका में जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका हमसे बड़ा देश है, लेकिन अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ कुछ लाख है। आप अमेरिका की 34 करोड़ ले लीजिए, कनाडा की 2.5 करोड़ ले लीजिए, ग्रीनलैंड की 80 लाख ले लीजिए, पूरे यूरोप की 74 करोड़ जनसंख्या है, रूस की जनसंख्या 13.5 करोड़ है, ब्राजील की 22 करोड़ है, और ऑस्ट्रेलिया की 2.5 करोड़ है। ये सब मिलाकर धरती के 59% हिस्से होते हैं। यहाँ पर जितने लोग रहते हैं उससे लगभग 15 करोड़ लोग ज्यादा भारत में रहते हैं, जिसके पास धरती का 4% हिस्सा भी नहीं है। तो जो ये जनसंख्या का इतना बड़ा परिमाण है, उसके कारण हिंदी जो है विश्व में सबसे ज्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा है।
और इसका एक बहुत बड़ा जो बाजार तैयार हुआ है। आज जो बहुराष्ट्रीय निगम हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और विश्व की जो भी बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, वह सब जानती हैं कि अगर भारत आने वाले विश्व की एक महाशक्ति है, एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, तो ऐसी स्थिति में भारत से अगर हमें व्यापार करना है, भारत में हमें निवेश करना है, भारतीय लोग जो विधिवत प्रशिक्षित पेशेवर बनकर संपूर्ण विश्व में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, विश्व व्यवस्था के परिचालन में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो अगर उन सारे लोगों को सारी दृष्टियों को हम देखते हैं तो उनको लगता है कि भारत की जो भाषा है, हिंदी जो है हिंद की भाषा है। और ग्रेवियल निकिलेवा जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष है, उनसे मैंने पूछा था कि अमेरिका वाले क्यों हिंदी सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका वालों को आज भी आश्चर्य होता है कि भारत में ऐसा क्या है कि 10-15 हजार वर्ष से अपनी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को इन्होंने अक्षुण्ण रखा है, बचाए रखा है, जबकि विश्व की सारी सभ्यताएं विनष्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी हैं। तो उनका ये मानना है कि यह कार्य हिंदी के द्वारा ही संभव है। हिंद को समझना है तो हिंदी जो है संपर्क भाषा है, पूरे देश को एक राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोने वाली भाषा है। तो ऐसे समय जो है, जो बहुराष्ट्रीय निगम है, जो विदेशी शक्तियां हैं, वह भी हिंदी के महत्व को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर रही हैं और इसका प्रभाव आप बहुत सारे क्षेत्रों में देख सकते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आज की दृष्टि में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो 67% विज्ञापन है वह हिंदी चैनलों को मिलता है। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हिंदी का जगत कैसे बढ़ा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार हैं, उनमें पहले 6 अखबार जो है हिंदी के ही हैं और अंग्रेजी का एक अखबार जो 7वें नंबर पर है वो भी भारत का अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया है। अमेरिका और इंग्लैंड का कोई अखबार अंग्रेजी का नहीं जो विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार हो। तो यह आंकड़ा भी आपके पास है। मित्रों, हम सबको यह ध्यान रखना होगा कि विकास का संबंध जो है स्वभाषा से है। विश्व के जितने ही राष्ट्रों ने विकास किया है, सबने अपनी भाषा में किया है और सारे लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी चलती है। आप सब लोग जानते हैं, विदेश जाने के बाद मालूम पड़ता है किस देश में अंग्रेजी की जरूरत है। तो पूरे विश्व में अगर आज देखा जाए तो अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा में ही आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी भाषा का नाम बदलकर ऑस्टिन कर दिया है क्योंकि वहां उनकी बोलियों के शब्द आ गए हैं। आप जानते हैं कि यूरोप के हर एक देश की अपनी भाषा है, उनकी शिक्षा व्यवस्था से लेकर सारा कामकाज उनकी अपनी भाषा में होता है। स्पेन में स्पेनिश, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मन में जर्मनी, सारे देशों की अपनी है। इसी प्रकार से रूस की रूसी, चीन की मैंडरीन, जापान की जापानी है। इसमें जो सबसे रोचक देश है वह इजराइल है। 1948 में इजराइल में केवल 3 लोग हिब्रू बोलने वाले बचे थे। उनके माध्यम से वहां की सरकार ने अपनी भाषा को पुनर्जीवित किया, उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया और उसमें उच्च स्तरीय उन लोगों ने शिक्षा पद्धति विकसित की, उच्च स्तरीय और मौलिक अनुसंधान किए, विश्वस्तरीय अनुसंधान किए, जिसके कारण इजराइल के लोगों को आज तक 1 दर्जन से अधिक नोबेल पुरस्कार मिल चुके। दिनकर ने 1960 में कहा था कि अगर भारत अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाता है तो हम काम करने वाले नौकर तो पैदा कर लेंगे, लेकिन हम विश्वस्तरीय व्यक्तित्व नहीं पैदा कर पाएंगे। तो विश्वस्तरीय व्यक्तित्व मातृभाषा में ही पैदा हो सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो मातृभाषा वाला पक्ष जोड़ा गया है कि 6ठी कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, इसको अगर ईमानदारी से लागू किया जाता है तो हमारे देश की जो भावी पीढ़ी है उसके मस्तिष्क का संपूर्ण विकास होगा, उसका जो नवाचार है, उसकी जो मौलिक चिंतन शक्ति है वह अत्यंत विकसित होगी, पूर्ण परिपाक तक पहुंचेगी और उसका जो आविष्कार होगा वह पूरी विश्व के लिए एक अनमोल उपहार की तरह होगा। पूरी विश्व व्यवस्था के परिचालन में उसकी भूमिका बनेगी। मित्रों, आने वाला समय हिंद और हिंदी का है, इस बात को कई देश स्वीकार कर रहे हैं।
इसके कारण संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, उसने हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा 2018-19 में दिया। वहां अरबी अंग्रेजी के बाद हिंदी जो है तीसरी आधिकारिक भाषा है, और उन्होंने हिंदी को अपने न्यायालयों में भी प्रयुक्त करना आरंभ कर दिया है। भारत के बाहर फिजी में हिंदी थी, बहुत पहले नेपाल में थी, माओवादियों ने उसको हटवा दिया। लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जो धनी देश है, खाड़ी देशों में जिसकी केंद्रीय भूमिका है, वहां हिंदी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त की हुई है। तो मित्रों, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि संपूर्ण विश्व भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति, एक सैनिक शक्ति के रूप में देख रहा है, और जैसे जैसे विश्व व्यवस्था के परिचालन में भारत और चीन की भूमिका बढ़ेगी, क्योंकि पूरा विश्व मान रहा है कि 18वीं शताब्दी ऑस्ट्रिया और हंगरी की थी, 19वीं शताब्दी ब्रिटेन और जर्मनी की थी, 20वीं शताब्दी सोवियत संघ और अमेरिका की थी, और 21वीं शताब्दी भारत और चीन की होने जा रही है। अगर 21वीं शताब्दी भारत और चीन की है, तो यह हिंदी और मैंडरीन की भी है, यह भी हमें मानकर चलना होगा। मैं केवल एक दो बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आज जो तकनीक है, जो लगातार माइक्रो से नैनो होती जा रही है, आज के 11-12 साल पहले 2013 तक गूगल पर जो इंटरनेट पर हिंदी में सामग्री उपलब्ध थी, वह केवल 1,85,00,000 करोड़ पृष्ठ थी, जबकि अंग्रेजी में 2,60,000 करोड़ पृष्ठ उस समय उपलब्ध थे 2013 में। लेकिन 2013 के बाद जो सोशल मीडिया आया, इसके कारण जो सोशल मीडिया के माध्यम से क्रांति आई और हर व्यक्ति के हाथ में जो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन पहुंच गया, उसके कारण 94% की दर से इंटरनेट पर जो सामग्री प्रस्तुत हो रही है, वह हिंदी में प्रस्तुत होने वाली सामग्री 94% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, और अंग्रेजी में केवल 19% की दर से बढ़ रही है। इसका फायदा यह हुआ कि आज जो है हिंदी में जो सामग्री इंटरनेट पर है, वह 25 लाख करोड़ पृष्ठ के ऊपर जा चुकी है, जबकि अंग्रेजी की सामग्री उससे काफी कम हो गई, 10 लाख करोड़ पृष्ठ के आसपास है। तो हमने अंग्रेजी के एकाधिकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, और उसका बड़ा कारण यही है कि हमारी जो नई तकनीक है, जो स्मार्टफोन है, अब सारी चीजें जो हैं कृत्रिम मेधा के दौर में इनबिल्ट आ गई हैं। हमारे अपने यंत्र में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप अनुवाद करना चाहे तो अनुवाद भी जो है लगभग 90% सटीक अनुवाद दे देता है। आपको केवल व्याकरणिक संरचना और हिंदी की प्रकृति के अनुसार उसमें थोड़ा सा बदलाव और उसको संपादित करने की जरूरत है। तो आपका बहुत सारा कार्य जो है हिंदी ने सरल कर दिया है, तकनीक ने सरल कर दिया है। और ऐसे दौर में जो सबसे बड़ी बात प्रशासन के ऊपर दिखाई दे रही है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां हिंदी में लगभग 90% कार्य होता है। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व के हर एक मंच पर हिंदी में बड़े ही प्रभावी भाषण दिए हैं, जिसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। व्हाइट हाउस में हिंदी बोलने वाले वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला था सर, संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत लोगों ने बोला है, सारे प्रधानमंत्रियों ने। वाजपेयी जी ने, नरसिम्हा राव ने बोला था, और उसके बाद में मनमोहन सिंह ने भी बोला था। लेकिन व्हाइट हाउस में केवल मोदी जी, मूल रूप से परिपाटी वाजपेयी जी ने रखी थी। हाँ, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की परिपाटी है। मैं व्हाइट हाउस जो वाशिंगटन में राष्ट्रपति का कार्यालय है अमेरिका के, वहां जो बाइडेन के साथ पहली बार हिंदी में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, और वह अंग्रेजी में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते थे, उनको अंग्रेजी में सुनाई देता था, वो अंग्रेजी में बोलते थे, प्रधानमंत्री को हिंदी में सुनाई देता था, जो स्वतः अनुवाद हो जाता है। ऑटो ट्रांसलेशन की जो तकनीकी सुविधा है, उसके कारण यह हो रहा था। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अब मंच नहीं बचा है विश्व का जहां हिंदी की गर्जना या अनुगूंज न सुनाई पड़ी हो। हमारे हाथ में जो एक बहुत बड़ा अभी आप कह सकते कि अवसर है, आपदा में अवसर जो भी कह लीजिए, वो हमारी जनसंख्या है।
हमारे पास इस समय विश्व में 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है, जिनकी आयु 35 साल से कम है। चीन में इस समय 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 75 साल के ऊपर हैं। जापान की लगभग 90% जनसंख्या जो है इस समय 70-75 साल के ऊपर है। जर्मनी का वही हाल है। तो जिस समय विश्व के दूसरे राष्ट्र बूढ़े हो रहे हैं, उस समय भारत विश्व का सबसे युवा और युवतर राष्ट्र है। और जो ये 75 करोड़ लोग हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे विश्वविद्यालय में हैं, महाविद्यालयों में हैं, विद्यालयों में हैं, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में हैं। जब ये विधिवत प्रशिक्षित पेशेवर बनकर बाहर निकलेंगे, तो जैसे अब प्रवासी भारतीयों की संख्या 4 करोड़ हो गई, जो अद्यतन आंकड़ा है, पहले 3.5 करोड़ थी, तो एक मानकर चलिए कि ये केवल 10-12 करोड़ लोग आने वाले 15 वर्षों में विदेशों में जाएंगे, बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से अलग अलग देशों की व्यवस्था के परिचालन में भूमिका अदा करेंगे। तो विश्व व्यवस्था के परिचालन में भी हमारे अपने बच्चों की बड़ी भूमिका होने वाली है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में अध्यक्ष महोदय बार बार घड़ी दिखा रहे हैं। हाँ, बस अब खत्म कर, जिसका जवाब देना है। हाँ नहीं ठीक है, बस केवल बस 1-2 वाक्य के बाद समाप्त कर रहा हूँ, समय मैं जान रहा हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ। जी हाँ, ऑडियंस के देने हैं हम लोगों को। ठीक है, मैं इसके साथ विराम देता हूँ, आप सवाल ले लीजिए। जी तो मैं दीजिए, उसके बाद मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे बाहर निकल विचार आए। मैं तो बहुत कुछ बातें करता हूँ, मगर मुझे चूंकि प्रस्थान करना है, इसलिए यही कह करके आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, नमस्कार। आपको बहुत आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आए। अम्मा, आप प्रोफेसर तंकमणि अम्मा जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। कुछ जी कुछ बोलना चाहेंगी इस सवाल पे? हाँ जी, तो अभी जो सवाल आया, जी जो ये तो मुझे भी लगता है कि मानसिकता की, वैसे अंग्रेजी कोई, जैसे कि यहाँ जबकि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तब अंग्रेज लोग अंग्रेजी को बढ़ावा देते थे। लेकिन हम आज पूर्ण स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, तो हमारी एक भाषा है, हम सबको जोड़ने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए उसमें हीनता ग्रंथि की कोई बात नहीं उठती। हिंदी पढ़ने से हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं जाएगी। भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य पढ़ें तो हमारा तो मान सम्मान होगा ही। यही मेरा अपना मत है। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर उपाध्याय जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप स्वयं, वैज्ञानिक युग है, तथ्यों के आधार पर देखिए कि पूरे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां हिंदी में हैं। इस देश में 1 करोड़ लोग भी नहीं जो अंग्रेजी के माध्यम से देश में नौकरी पाए हुए हैं। इसका मतलब बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3 करोड़ लोग केवल इस समय जो टेलीविजन उद्योग है उसमें काम कर रहे हैं, जो विज्ञापन की दुनिया है उसमें काम कर रहे हैं। तो नौकरियों की कोई कमी नहीं है। ठंडा मतलब कोका कोला लिख करके 1.5 लाख रुपया हमारे हिंदी का ही लेखक कमा रहा है। आप अवसर का कैसे सदुपयोग करते हैं उस पर निर्भर करता है। और विश्वविद्यालयों की आचार संहिता है, वहां किसी भी छात्र के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी अपनी आचार संहिता है। और हिंदी के प्रति उल्टे अब अतिरिक्त श्रद्धा भाव या सम्मान का भाव पैदा हो रहा है। और अब तो जो मेडिकल की पढ़ाई है, जो अभियांत्रिकी की पढ़ाई है, वह भी हिंदी में शुरू हो गई है। MBA और विधि की पढ़ाई हो रही है। तब कोई विषय, यहाँ तक कि IIT और IIM में भी अब हिंदी पढ़ाई जा रही है। और आने वाले समय में और ये चीजें बहुत तेजी से फैलने वाली हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी को लेकर के आपके मन में जो
निराशा भाव है या गलत सूचनाएं हैं जो बीच में फैलाई गई थी, उसमें बहुत सारा योगदान जो है वामपंथी लेखकों का भी रहा है कि हमारे स्वाभिमान को तोड़ने के लिए, आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए भी बहुत सारी चीजें फैलाई गई थी। तो उस पर आप विश्वास मत कीजिए, आप आंकड़ों पर जाइए, वैज्ञानिक युग है, आप तथ्य पर जाइए और पूरे देश में सारी चीजें निकाल करके आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, आप कहीं भी जाइए, हिंदी के बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। सर और कोई जी। प्रश्न है बताइएगा जी। 1 मिनट। प्रश्न जो है वो तो अजीबोगरीब आते ही रहते हैं, लेकिन इस पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जी एक मिला जुला सवाल है कि हिंदी में जो शोध करने के लिए जो छात्र आ रहे हैं या जो शोध करना चाह रहे हैं, उनके मन में 1-2 शंकाएं हैं। उन शंकाओं को लेकर के उन्होंने ये सवाल रखा है कि हिंदी भाषा पढ़ करके क्या विदेश में हम जा सकते हैं या विदेश में नौकरियां हमें मिल सकती है। तो इस बारे में जहां तक मेरी जानकारी है कि सबसे ज्यादा हिंदी के साथ यदि आप कोई एक विदेशी भाषा आप जान रहे हैं तो विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। बाकी और लोग बताएं। जी जी जी, जैसे आप अभी जापान के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने हमारे राज्यपाल से समझौता किया कि हमको 10 लाख इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर हमको जो है दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 12वीं तक हिंदी पढ़े हैं और उसके बाद आपको जापानी आती है, जर्मन आती है, कोरियन आती है या कोई अन्य विदेशी भाषा आती है, तो आपको उस देश में बहुत बड़ी नौकरी जो है बुला रही, लाखों रुपए की नौकरी बुला रही है। आप हिंदी के साथ जापानी सीखे, केवल अंग्रेजी के भरोसे मत रहिए, अंग्रेजी के बलबूते पर विदेशों में नौकरी नहीं मिलेगी। तो जापान में इस समय उनका अनुमान है कि 1.5 से 2 करोड़ भारतीय वहां नौकरी पा सकते हैं अगर वो जापानी सीख लें। उनको खाना बनाने आना चाहिए, उनको क्या कहते हैं गाड़ी चलाने आना चाहिए, उनको कार्यालय की देखभाल करने आना चाहिए। वहां जितने लोग हैं उनके जैसे 60,000 लोग तो 100 साल के ऊपर है जापान में। 75-80 साल के ऊपर की जनसंख्या जो है वहां 70-75% के बीच में है। तो ऐसी जगहों पर बहुत बड़े पैमाने पर भारतीयों की मांग जो है, युवा भारतीयों की मांग है। पूरे विश्व के अधिकांश देशों में यही स्थिति है। तो आपको एक कौशल विकास की जो बात आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो आपको कौशल का विकास करना है, कौशल सीखना, और एक विदेशी भाषा सीखिए तो आपको बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां बुला रही हैं। उसके लिए आपको अंग्रेजी के भरोसे या हम लोगों ने या हमारे बच्चों ने समझ लिया कि इंग्लैंड और अमेरिका ही पूरा विश्व है, तो केवल अमेरिका के भरोसे रहेंगे तो ट्रंप जैसा कोई राष्ट्रपति आएगा और वह एक प्रकार से नियंत्रित कर देगा आपकी यात्राएं। तो उससे बचने का तरीका यही कि आप विश्व के अलग अलग देशों की भाषाएं सीखिए और उन देशों में जो विकसित राष्ट्र है जाकर नौकरियां कीजिए। बहुत बड़ा वेतन जो है आपका इंतजार कर रहा है। तो नौकरियों की कमी नहीं है, अवसर की कमी नहीं है, केवल सही मार्गदर्शन न होने के कारण यह सारी स्थितियां हैं। कभी आप इस विषय पर भी हिंदी में रोजगार की संभावना को लेकर या उपलब्धता को लेकर एक संगोष्ठी अलग से कभी करवाइएगा, क्योंकि हमारे करवाया जा सकता है। जी जी, हमारे छात्रों को ही नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ उनके लिए नौकरियां उपलब्ध हैं। इस कारण से जहां वो पहुंच सकते हैं कई बार नहीं पहुंच पाते। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात आपने बताया जी। अब अध्यक्षीय समापन भाषण जो है, तंकमणि अम्मा जी से आग्रह करूंगा कि जी समापन भाषण दें। हाँ, तो समय है क्या मैं 5 मिनट लूँ? 5 मिनट। जैसे कि आज का विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, हिंदी की दिशा और दिशा, जैसे इस विषय पर हमारे
पहले डॉक्टर मिश्रा जी ने हिंदी भाषा के संबंध में बोले और हिंदी साहित्य के बारे में, उसकी दिशा और दिशा के बारे में हमारे आदरणीय जब त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी ने भी बात रखी और उन्होंने कहा कि हमारी हिंदी साहित्य के सामने अनेक चुनौतियां हैं। उन्होंने गिनती लगाई, 32 चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों पर हमें ध्यान देकर ही आगे बढ़ना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी। हम ये वेबिनार वगैरह क्यों चलाते हैं, किसके लिए चलाते हैं? बुजुर्ग पीढ़ी के लिए तो नहीं, हमारी वर्तमान पीढ़ी और आगामी पीढ़ी, नई पीढ़ी के लिए ही हम ये चलाते हैं। जैसे कि हमारे आदरणीय करुणाशंकर उपाध्याय जी ने जैसे कि आंकड़े बताकर उन्होंने व्यक्त किया कि हिंदी पढ़ने वालों के सामने रोजगार के वातायन खुले पड़े हैं। सब कहीं रोजगार सब कहीं मिल सकता है, लेकिन उनकी जानकारी नहीं है। इसीलिए उपाध्याय जी बोले कि उनको सजग करने के लिए, उन्हें सचेत करने के लिए एक वेबिनार उनके सामने, हिंदी पढ़ने वालों के सामने, हिंदी छात्रों के सामने, नौकरी जो जहां जहां नौकरियां प्राप्त होती हैं, रोजगार कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं, इस प्रकार एक वेबिनार भी आप रामालयन की ओर से करें तो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। आज का ये सम्मेलन जो है, आज की ये वेबिनार जो है बहुत ही सार्थक हो गई है। हमारी सुमन कुमारी जी का बहुत ही सुचारू रूप से उन्होंने संचालन किया। प्रारंभ में थोड़ी सी गड़बड़ियां हुई तो भी ठीक है। हमारे आदरणीय करुणाशंकर उपाध्याय जी ने भी वैश्विक धरातल पर हिंदी की स्थिति और उन्होंने ठीक ही बता दी कि आज हमारे भारत में हिंदी के माध्यम से जापानी भाषा, रूसी भाषा, जर्मनी भाषा आदि सब सीख लेने की सुविधा है। हम 6 महीने में या उससे कम समय में काम चलाऊ भाषा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जापान जाना चाहते हैं तो 6 महीने में एक कुछ पढ़कर, जापानी भाषा पढ़कर, वो परीक्षा भी पास होकर आप वहां नौकरी के लिए जा सकते हैं। जर्मनी की भी स्थिति है, आप शिक्षित हैं या जो 10वीं कक्षा है या 12वीं कक्षा है या उसके बाद ये भाषाएं बोलकर आप विदेश में जा सकते हैं। क्या हम अपने देश में काम नहीं कर सकते क्या? हमें अपने देश में काम करने की बात याद होनी चाहिए। तो जो विदेश में गए हैं वे सब हमारे देश लौट आना चाहते हैं। आज की परिस्थितियों में, आज की युद्ध आदि की परिस्थितियां जो हैं, क्लाइमेट की परिस्थितियां हैं, इस कारण हमारे लोग, जैसे कि वो अमेरिका ने क्या किया है, हमारी मेधा को उधर ले गया। जबकि हमारी युवा पीढ़ी की मेधा आजकल यूके और यूएस में काम करते हैं, उनको भारत में काम करना चाहिए। भारत में भारत सरकार को चाहिए कि उचित सुविधाएं देकर, उचित प्रयोगशालाएं देकर उनकी मेधा को और उर्वर बनाने की कोशिश करे। तब तो हमारे लोग यही रहेंगे, भारत में रहेंगे, भारतीय में शिक्षा पाएंगे, भारतीय भाषाएं सीखेंगे, भारतीय संस्कृति में पलेंगे। भारतीय संस्कृति में पलेंगे तो भारत के प्रति, अपने देश के प्रति उनके मन में निष्ठा हो जाएगी, आस्था हो जाएगी, जिसकी आजकल हमें आवश्यकता है। क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, हमारी पुरानी परंपरा जो है, इतना उज्जवल है, श्रेष्ठ है, उससे अवगत हो जाएं। हमारे वे लोग आजकल यही देख रहे हैं, भारत श्रेष्ठ है, भारतीय ज्ञान परंपरा श्रेष्ठ है, आयुर्वेद श्रेष्ठ है। आज अमेरिका में लोग कहते हैं, यूके में लोग कहते हैं, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। हमें अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए, अपनी जड़ों की ओर वापस आना चाहिए। रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू नेचर, हमारे अपने जड़ों की ओर आना चाहिए। भारतीय संस्कृति की महत्ता को हम जाने। आज जो सेमिनार हुआ, आज जो वेबिनार आपने चलाया हिंदी की दिशा और दिशा विषय पर, बहुत ही सार्थक हो गया है।
श्रोतागणों के लिए बहुत ही उपयोगी हो गया है, मैं मानती हूँ। जैसे कि करुणाशंकर उपाध्याय जी ने कहा, आपको करना चाहिए हिंदी छात्रों के सम्मुख, हिंदी पढ़ने वालों के लिए रोजगार के वातायन जिस प्रकार खुले हैं उसकी सूचना दे, उनकी जानकारी देना चाहिए। हमारे लोगों में जानकारी का अभाव है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देती हूँ। जय जय। आदरणीय टंकमणि अम्मा जी, आदरणीय प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी, इस कार्यक्रम में आप आए और अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य रखे, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं। और अंत में मैं डॉक्टर सुमन कुमारी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। कृतज्ञता की भाषा सबसे सुंदर भाषा होती है, जो शब्दों के माध्यम से अंतर्मन का आभार व्यक्त करती है। आज का यह वेबिनार हिंदी की दिशा दशा, ज्ञान, वैचारिक और हिंदी की उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का एक अद्भुत महाकुंभ लगा। साहित्य संस्कृति की सुरक्षा का माध्यम है और इसके लिए साहित्य में तकनीकी विकास पर भी जोर देना जरूरी है। इसके विकास में आने वाले अवरोधों को समझना, अपनी संस्कृति पे ध्यान देना और दूसरे राष्ट्र की भाषाओं को भी अपनी हिंदी भाषा के साथ साथ सीखने का प्रयास करने की बात आज के इस वेबिनार में बताई गई। मुझे लगता है कि इससे जो हमारे हिंदी का पाठक वर्ग है, हिंदी बोलने वाले हैं, पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। जैसा कि मैम ने कहा कि उपाध्याय सर ने कहा कि रोजगार की संभावनाओं पे एक वेबिनार होना चाहिए, तो मैं मिश्रा सर से अनुरोध करूंगी कि अगला वेबिनार हिंदी में रोजगार की संभावना पे अगर आयोजित करने की अनुमति दे तो अगला वेबिनार हम इस विषय पर आयोजित करेंगे। और अम्मा आप आए, उपाध्याय सर इस वेबिनार में आए और मिश्रा सर आप भी आपका तो योगदान अकथनीय है। आप सभी इस वेबिनार में आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग की शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आपके आभार को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहती, लेकिन आज की जो चर्चा हुई, जो ज्ञान मिला साहित्य के विषय में, व्याकरण के विषय में, भाषा के विषय में, हिंदी के विषय में, सबके निचोड़ के रूप में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। हिंदी अमृतमयी, वात्सल्यमयी चेतना की पावन धारा है। हिंदी केवल भाषा नहीं, यह स्पंदन हमारा है। इसी के साथ मैं आप लोगों का फिर से एक बार आभार व्यक्त करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमन। जी धन्यवाद सभी को। जी जी, चलिए अगला कार्यक्रम रोजगार की संभावनाओं पर रखता हूं मैं। हिंदी में रोजगार